Where the Crawdads Sing. नॉवल बाय डेलिया ओवेंस। जहां क्रॉडैड्स गाते हैं, एक अकेली लड़की और दलदल के रहस्य की कहानी। इंट्रोडक्शन। क्या आप उस जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां केवल प्रकृति की आवाजें हों और कोई इंसान न हो? नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको दुनिया की भीड़-भाड़ से दूर, प्रकृति के बिल्कुल करीब, अकेले रहना पड़े, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप वहां जिंदा रह पाएंगे? क्या आप सीख पाएंगे, प्यार कर पाएंगे और उन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे जो दुनिया आपके सामने रखती है? आज हम एक ऐसी ही असाधारण कहानी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जिसने लाखों पाठकों के दिलों को छुआ है और जिसे हाल ही में एक शानदार फिल्म में भी ढाला गया है। हम बात कर रहे हैं डेलिया ओवेंस के अद्भुत उपन्यास वेयर द क्रॉडैड्स सिंग की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, रहस्य, प्यार, अकेलेपन और प्रकृति के अविश्वसनीय बंधन की एक गहरी कहानी। यह कहानी है काया क्या नाम की एक छोटी सी बच्ची की, जिसे लोग दलदल की लड़की, मार्श गर्ल कहते हैं। उसकी जिंदगी एक ऐसे दलदल में गुजरती है जहां क्रॉडैड्स गाते हैं, यानी प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में मौजूद है। लेकिन क्या यह दलदल सिर्फ एक घर है, या यह कई गहरे रहस्यों का ठिकाना भी है? तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम काय की अनोखी जिंदगी को समझेंगे, एक अनसुलझे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रकृति हमें सबसे बड़े सबक सिखा सकती है। क्या आप तैयार हैं इस दिल को छू लेने वाली और दिमाग को उलझा देने वाली कहानी के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। दलदल की लड़की, काय का अकेला बचपन, द मार्श गर्ल, क्यास लोनली चाइल्डहुड। हमारी कहानी शुरू होती है 1950 के दशक के उत्तरी कैरोलिना के एक शांत और घने दलदल में। कैथरीन क्लार्क, जिसे सब काया क्या के नाम से जानते हैं, अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। लेकिन काय का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं है। एक-एक करके उसके परिवार के सभी सदस्य उसे छोड़कर चले जाते हैं, पहले उसकी माँ, फिर उसके भाई बहन और अंत में उसका शराबी और हिंसक पिता भी। सिर्फ 6 साल की उम्र में काय दलदल में बिल्कुल अकेली रह जाती है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो अपने खाने का इंतजाम खुद करती है, शिकार करना सीखती है, कस्तूरी मसल्स इकट्ठा करती है और बेड़ियों से खुद को बचाती है। उसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, समाज से उसका कोई नाता नहीं है। लोग उसे अजीब और जंगली मानते हैं, उससे दूर रहते हैं। वे उसे दलदल की लड़की कहकर पुकारते हैं, तिरस्कार से। क्या यह किसी की जिंदगी में हो सकता है? हाँ। आधुनिक समाज में भले ही ऐसी पूर्ण एकांत जिंदगी दुर्लभ हो, लेकिन बच्चे जो उपेक्षा और अलगाव का सामना करते हैं, वे भावनाओं को समझने और सामाजिक कौशल विकसित करने में संघर्ष करते हैं। काय का संघर्ष दिखावा नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष का वास्तविक उदाहरण है। काया का एकमात्र साथी है दलदल। वह दलदल को अपने घर की तरह देखती है, हर पौधे, हर जानवर को जानती है। वह तितलियों, पक्षियों और पानी के जीवों के साथ समय बिताती है, उन्हें देखती है, उनसे सीखती है। दलदल उसकी पाठशाला है, उसका दोस्त है और उसका संरक्षक भी। यहीं से उसे जिंदगी के सबसे गहरे सबक मिलते हैं। प्रकृति उसे सिखाती है धीरज, अनुकूलन और जिंदा रहने की कला। जैसे जैसे काय बड़ी होती है, वह प्रकृति के रहस्यों को समझने में माहिर हो जाती है। वह पक्षियों के पंख और गोले इकट्ठा करती है, उनका बारीकी से अध्ययन करती है और उनके चित्र बनाती है। उसकी प्रकृति की समझ किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। चैप्टर 2। काय की पहली दोस्ती और प्यार, क्यास फर्स्ट फ्रेंडशिप्स एंड लव। अपनी एकांत दुनिया में काय को कुछ लोग मिलते हैं जो उसके लिए उम्मीद की किरण बनते हैं। एक जंपिन और माबेल, जंपिन एंड मेबल। ये एक अफ्रीकी अमेरिकी जोड़ा है जो दलदल के किनारे एक दुकान चलाता है। वे काय के साथ दयालुता और सम्मान के साथ पेश आते हैं। वे उसे खाना और अन्य जरूरी सामान देते हैं, अक्सर उसके पकड़े हुए कस्तूरी या मछली के बदले। वे उसे पैसे बचाना और खुद का सम्मान करना सिखाते हैं। जंपिन और माबेल काय के लिए माता-पिता और संरक्षक की भूमिका निभाते हैं,
जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। 2. टैटे वॉकर, टेट वॉकर। टैटे, जो काय के भाई ज्यूडी का दोस्त था, एक ऐसा लड़का है जिसे प्रकृति से उतना ही प्यार है जितना काय को। वह काय को पढ़ना लिखना सिखाता है, उसे किताबें देता है और उसे दलदल के जीव जंतुओं के बारे में और जानने में मदद करता है। काय और टैटे के बीच धीरे धीरे प्यार पनपता है। टैटे काय को दुनिया के साथ जुड़ने का पहला मौका देता है, उसे सिखाता है कि वह अकेली नहीं है। असली दुनिया में कनेक्शन का महत्व। काय और टैटे का रिश्ता हमें दिखाता है कि मनुष्य के लिए भावनात्मक संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। भले ही काय प्रकृति में पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, लेकिन प्यार और दोस्ती ने उसे एक अलग तरह की पहचान और खुशी दी। यह दर्शाता है कि कोई भी पूरी तरह से अकेले नहीं रह सकता, हमें दूसरों के साथ जुड़ने की जरूरत होती है। टैटे के कॉलेज जाने के बाद वह काय को छोड़कर चला जाता है, जिससे काय एक बार फिर गहरे अकेलेपन में डूब जाती है। उसे लगता है कि जिसे वह प्यार करती है वह हमेशा उसे छोड़ जाता है। फिर उसकी जिंदगी में आता है चेस एंड्रूज, जो शहर का एक आकर्षक लेकिन लापरवाह लड़का है। चेस काय को आकर्षित करता है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं होते। काय उसे प्यार करती है, लेकिन चेस उसे धोखा देता है और किसी और लड़की से सगाई कर लेता है। यह काय के अकेलेपन और धोखे के डर को और भी पुख्ता करता है। भाग 3। एक मर्डर मिस्ट्री और अदालत का ड्रामा, अ मर्डर मिस्ट्री एंड कोर्टरूम ड्रामा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चेस एंड्रयूज की लाश दलदल में मिलती है। शहर के लोग, जो पहले से ही काय को दलदल की लड़की होने के नाते संदेह की नज़र से देखते थे, तुरंत उसे मुख्य संदिग्ध मानते हैं। उनका मानना है कि इतनी अकेली, अजीब और जंगली लड़की ही ऐसा भयानक काम कर सकती है। काया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां वह अपनी जिंदगी में पहली बार चार दीवारी में बंद होती है। यह उसके लिए एक भयानक अनुभव होता है, जो उसे दलदल की खुली हवा से दूर कर देता है। मुकदमे के दौरान काय के वकील टॉम मिल्टन, जो कि एक बूढ़े और दयालु आदमी हैं, उसकी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। अदालत में काय की जिंदगी के सारे पहलू सामने आते हैं, उसका अकेलापन, प्रकृति के साथ उसका गहरा रिश्ता, टैटे और चेस के साथ उसके रिश्ते। लोग काय को एक जंगली, रहस्यमय प्राणी मानते हैं, लेकिन टॉम उसे एक संवेदनशील और समझदार इंसान के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। वास्तविक दुनिया में पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। यह हिस्सा दिखाता है कि समाज कैसे उन लोगों पर जल्दी से निर्णय ले लेता है जो अलग होते हैं। काय को उसके अकेलेपन और जंगली परवरिश के कारण तुरंत दोषी मान लिया जाता है, न कि सबूतों के आधार पर। यह हमें समाज में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइप्स के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 4। फैसला और दलदल के रहस्य, द वर्डिक्ट एंड द मार्शस सीक्रेट्स। अदालत का मुकदमा एक नाटकीय मोड़ लेता है। सबूत काय के खिलाफ लगते हैं, लेकिन वकील टॉम मिल्टन अपनी दलीलों से जूरी और जनता को काय की परिस्थितियों और उसके चरित्र पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। वे तर्क देते हैं कि काय, जो हमेशा भागती रही है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंत में जूरी काय को निर्दोष पाती है। वह आज़ाद हो जाती है और दलदल में अपने घर लौट आती है। शहर के लोग चाहे उसे कभी पूरी तरह स्वीकार न करें, लेकिन अब उसे कम से कम कानूनी तौर पर बरी कर दिया गया है। आज़ादी के बाद टैटे काय की जिंदगी में वापस आता है। वह काय से माफी मांगता है कि उसने उसे छोड़ दिया था, और वे दोनों एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। काय एक सफल लेखिका और कलाकार बन जाती है, जो दलदल के जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर किताबें लिखती है, जिनमें अद्भुत चित्र होते हैं। उसकी किताबें दुनिया भर में सराही जाती हैं, और उसे आखिरकार पहचान मिलती है, लेकिन वह अपनी दलदल की जिंदगी नहीं छोड़ती। तो क्या चेस का असली हत्यारा कौन था? कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अंत में खुलता है। काय की मृत्यु के बाद टैटे को उसकी झोपड़ी में कुछ ऐसा मिलता है जो चेस की हत्या का राज खोल देता है। काय ने अपनी कविताओं और चित्रों के बीच कुछ सुराग छोड़े थे। पता चलता है कि चेस की हत्या काय ने ही की थी।
उसे डर था कि चेस उसे फिर से चोट पहुंचाएगा और उसका दलदल में उसका जीवन नष्ट कर देगा। काय ने अपनी एक कविता में इस बात का संकेत दिया था। द मार्श नोज ऑल अबाउट लव। इट गिव्स अ लविंग पीस बट ऑल्सो नोज रेज टू किल। दलदल प्यार के बारे में सब जानता है। यह एक प्रेमपूर्ण शांति देता है, लेकिन मारने का क्रोध भी जानता है। यह खुलासा चौंकाने वाला है, लेकिन यह काय के चरित्र को और भी गहरा बनाता है। वह सिर्फ एक भोली भाली प्रकृति प्रेमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने अपने अस्तित्व और अपनी रक्षा के लिए हर हद पार की। कंक्लूजन। प्रकृति, प्रेम और अदम्य भावना की कहानी, नेचर, लव एंड द इंडोमिटेबल स्पिरिट। वेयर द क्रॉडैड्स सिंग सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह बहुत कुछ है। यह अकेलेपन की कहानी है, और इस बात की कि कैसे इंसान को जुड़ाव की कितनी जरूरत होती है। यह प्रकृति की शक्ति की कहानी है, जो न सिर्फ हमें पोषण देती है, बल्कि हमें सबसे बड़े सबक भी सिखाती है। यह पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार की कहानी है, और कैसे समाज उन लोगों को गलत समझता है जो अलग होते हैं। और सबसे बढ़कर, यह एक महिला की अदम्य भावना, इंडोमिटेबल स्पिरिट, की कहानी है, जिसने सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहना सीखा, प्यार करना सीखा और खुद को अभिव्यक्त करना सीखा। काय की कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति में अद्भुत शांति और ज्ञान है। निर्णय न लें, किसी को उसके बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति के आधार पर जज न करें। हर किसी की अपनी कहानी होती है। अकेलेपन का सामना करें। अकेलेपन में भी हम खुद को खोज सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं, लेकिन हमें मानवीय संबंधों की जरूरत होती है। अपने अस्तित्व के लिए लड़ें, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार न मानें। अपनी पहचान और अपने मूल्यों के लिए खड़े हों। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सभ्य कौन है और जंगली कौन। क्या शहर में रहने वाले लोग काय से ज्यादा सभ्य थे, जिन्होंने उसे ठुकराया और उस पर शक किया? या काय ज्यादा सभ्य थी, जिसने दलदल के नियमों का पालन किया और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया? इस कहानी में कई परतें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। यह हमें सिखाती है कि हम सभी अपने अंदर कहीं न कहीं एक दलदल की लड़की या लड़का लिए घूमते हैं, वो हिस्सा जो समाज के नियमों से अलग है, जो प्रकृति के करीब है और जो अपनी सच्चाई पर जीता है। अगर आपने यह किताब नहीं पढ़ी है या फिल्म नहीं देखी है, तो मैं आपको इसे अनुभव करने की पुरजोर सलाह देता हूँ। यह आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी, आपको प्यार में पड़ने देगी और आपको एक ऐसे रहस्य में डुबो देगी जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।